का 4th यूनिट है। रिस्क क्राइटेरिया में आपको क्या है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जब रिस्क होता है तब उस कंडीशन में आपको कैसे इवेल्युएट करते हैं, आप कैसे इवेल्युएट करते हैं और कैसे डिसीजन लेते हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो चूंकि इसका कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है मैं उसको जल्दी बता देता हूँ, और इसका कुछ जो न्यूमेरिकल पार्ट है, जो इसका न्यूमेरिकल पार्ट है वो हम इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे। ठीक, so here we drew a distinction between risk and uncertainty. Recall that risk is characterized as a state in which the decision maker has only imperfect information about the decision environment. रिस्क क्या है कि जब डिसीजन मेकर क्या होता है, उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है, उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन या आधी अधूरी इंफॉर्मेशन जानकारी होती है, और उस कंडीशन में उसको डिसीजन लेने पड़ते हैं। जब डिसीजन मेकर के पास आधी अधूरी जानकारी हो और उस कंडीशन में उसको डिसीजन लेने पड़ते हैं तो वो कहलाती है रिस्क कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, द इम्पैक्ट ऑफ ऑल द अवेलेबल अल्टरनेटिव। मान लीजिए उसके पास 4 अल्टरनेटिव हैं और उसमें से उसकी किसी को भी सटीक इंफॉर्मेशन नहीं है, बट द डिसीजन मेकर इज स्टिल एबल टू असाइन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मतलब कि अगर उसके पास 4 अल्टरनेटिव हैं लेकिन उसके पास इस बात की संभावना होती है, इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो ये एक आइडिया लगाता है कि हो सकता है कि पहले में मुझे 10% का लॉस हो या प्रॉफिट हो, दूसरे में 30% चांस है, तीसरे में आपका 40% है, और लास्ट में आपके फिर 30% है। तो इस तरह से उसके क्या होते हैं, चांसेस होते हैं उसके पास चांसेस, या उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। बट द डिसीजन मेकर इज स्टिल एबल टू असाइन प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट टू द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ अ डिसीजन। These estimates are either subjective judgment or may be derived from a theoretical probability distribution। जो आपको ये प्रोबेबिलिटी दी होती है या तो सब्जेक्टिव बेस पर होगी या आपका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके बेस पर भी हो सकती है। ठीक, नाउ अब बात करते हैं अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी refers to a state in which the decision maker lacks even the information to assign subjective probability। रिस्क में क्या था, उसके पास प्रोबेबिलिटी असाइन करने का चांस था। रिस्क में उसके पास प्रोबेबिलिटी असाइन करने का, या तो थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन से या आपका सब्जेक्टिव तरीके से। लेकिन इन द केस ऑफ अनसर्टेनिटी, जब उसके पास अनसर्टेनिटी होती है तो उसमें क्या होता है, उसमें उसके पास कोई इंफॉर्मेशन तो होती नहीं, साथ में ही उसके पास इस बात की भी कमी होती है कि वो उसको प्रोबेबिलिटी भी असाइन कर सके। उस केस में वो प्रोबेबिलिटी भी असाइन नहीं कर सकता। ठीक, तो दिस डिस्टिंक्शन वाज फर्स्ट ड्रॉन बाय एफ.एच. नाइट हु नोटेड द रिस्क इज ऑब्जेक्टिव बट अनसर्टेनिटी इज सब्जेक्टिव। इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिए। जब एफ.एच. नाइट ने इस चीज को अलग किया था, इसमें डिफरेंस किया था, उसमें अंतर बताया था कि रिस्क और अनसर्टेनिटी में क्या होता है। जो रिस्क होता है वो क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव है। रिस्क है आपका ऑब्जेक्टिव नेचर का है, और आपका जो अनसर्टेनिटी है वो सब्जेक्टिव नेचर का है। दीपक कुछ पूछना चाहते हो? चलिए, तो रिस्क आपका ऑब्जेक्टिव नेचर है और जो आपकी अनसर्टेनिटी है वो सब्जेक्टिव नेचर की। ठीक, yet the two terms are often used interchangeably to mean simply a lack of certainty। लेकिन दोनों का मतलब तभी है जब आपके पास सर्टेनिटी नहीं। दोनों उसी कंडीशन में इस्तेमाल होंगे जब आप किसी चीज के बारे में श्योर ना हो। ठीक है ना, अनसर्टेनिटी में भी सर्टेनिटी की कमी होती है और रिस्क में भी आपकी सर्टेनिटी की कमी होती है। उसका रिस्क में क्या होगा कि आपके पास उसमें चांसेस होते हैं, लेकिन आपके पास अनसर्टेनिटी में आपके पास सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी वो भी नहीं होती। However, the important point is note is that the use of subjective probability has diminished the significance of the distinction between risk and uncertainty। यहाँ पर एक मेन खास बात क्या है
कि जो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी है, जो रिस्क में सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, रिस्क और अनसर्टेनिटी के बीच के अंतर को कम करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करती है, जो रिस्क और अनसर्टेनिटी है उसमें एक प्रॉपर डिफरेंस क्रिएट करती है, जिससे हमें पता लग जाता है कि रिस्क और अनसर्टेनिटी में क्या ज्यादा डिफरेंसेस हैं। ठीक, नाउ इन अदर वर्ड्स बाय असाइनिंग सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी टू डिसीजन प्रॉब्लम, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू रिस्क एनालिसिस। अब अगर हमारे पास अनसर्टेनिटी की कंडीशंस हैं और अगर हम इस एलिजिबिलिटी में हैं, हमारे पास क्या है, अगर हम उसको इस तरह से सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी असाइन कर दें, जो अनसर्टेनिटी की कंडीशन है, अगर हम उसको सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी असाइन कर सकें तो हम उसको किसमें, रिस्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। सीधी सी बात है, रिस्क में क्या होता है, रिस्क में आपके पास सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी या आपके पास थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन से आप प्रोबेबिलिटी असाइन करते हैं। इसी के साथ अगर अनसर्टेनिटी में भी वही कंडीशन हो जाए तो वो भी आपका क्या, रिस्क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आपके पास अनसर्टेनिटी है और उसको आपने क्या किया है, प्रोबेबिलिटी सब्जेक्टिव असाइन की है, तो आप उसे रिस्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ जो रिस्क एनालिसिस है वो किस पर बेस्ड है, रैंडम वेरिएबल पर। रैंडम वेरिएबल याद है, अगर आप लोगों ने हाई स्कूल इंटर पढ़ा हो अच्छे से, तो रैंडम वेरिएबल वो होते हैं जहां पर आपके चांसेस होते हैं इक्वली लाइकली चांसेस होते हैं किसी भी वेरिएबल के एंकर होने के, किसी भी घटना के घटित होने के इक्वल चांस होते हैं, दैट इज रैंडम वेरिएबल। ठीक, तो आपका जो रिस्क एनालिसिस है इस कॉन्सेप्ट पर होता है। क्यों, क्योंकि हमने बताया जहां पर प्रोबेबिलिटी इंक्लूड होगी वहां पर मोस्टली आपके रैंडम वेरिएबल आ ही जाते हैं। ठीक, प्रोबेबिलिटी के केस में मोस्टली आपके रैंडम वेरिएबल ही होते हैं। नाउ a random variable is any variable whose value is uncertain, that is whose value is subject to probabilistic variation। इसकी वैल्यू प्रोबेबिलिस्टिक वेरिएशन मतलब कि संभावनाओं पर निर्भर करती है कि उसको क्या चांस दिए जाते हैं। अब जैसे हम अगर बात करें कि एक डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं, एक हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं, तो उस पर क्या आएगा, ये एक रैंडम है, ये एक रैंडम इवेंट है। अब हम क्या कहते हैं कि क्या हम एक बार थ्रो कर रहे हैं तो 6 आ जाएगा, इस बात की हमारे पास कोई संभावना नहीं। इस बात को हम 100% श्योर नहीं कह सकते हैं, आ जाए वो अलग बात है, लेकिन जब हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अगर हम 6 उसमें लाना चाहते हैं तो एक ही बार हम थ्रो करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है ना, अब अगर नहीं आएगा तो इसके 6 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, इसकी 6 आने की पॉसिबिलिटी क्या है, दैट इज 1/6। उसमें 6 आने की संभावना कितनी है, मात्र 1/6। इसका मतलब कितना, 1/6 आपका, मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो इट विल बी लगभग 16.67%। 16.67% चांसेस हैं कि आपका जो डाइस जब फेंकेंगे उसमें से 6 आ जाए। और ये केवल 6 आने के नहीं है, आप जो भी लाना चाहते हैं, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, उसमें से सबके आने के इक्वल चांस हैं। अगर आप एक हैं तो उसके भी परसेंटेज 16.67, 2 के भी परसेंटेज 16.67, सबके आने के इक्वल चांस हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, when one roll a dice the number that comes up is a random variable। ऊपर जो भी आएगा वो एक रैंडम, आपको पता नहीं है, वो अनसर्टेन है, कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना, दूसरा एग्जाम्पल, द प्राइस ऑफ टी नेक्स्ट वीक में ऑल्सो बी रैंडम ओविंग टू अनफॉर्सीन शिफ्ट इन सप्लाई एंड डिमांड। हो सकता है, मान लीजिए अगर हम अब इसको बिजनेस के टर्म से थोड़ा जोड़ें तो चाय की कीमत हो सकता है अगले हफ्ते बढ़ जाए डिमांड या सप्लाई के हिसाब से, या घट जाए डिमांड या सप्लाई के हिसाब से। जो
चाय की कीमत है अगले हफ्ते घट या बढ़ सकती है जैसे कि सप्लाई और डिमांड होगी। ठीक, नाउ द वैल्यूज ऑफ फॉर दैट अ रैंडम वेरिएबल कैन अज्यूम मे नॉट बी इक्वली लाइकली, दैट इज इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स। अब जो रैंडम वेरिएबल है इसकी जो क्या है, कैन एज्यूम में नॉट बी, हम इसको अपनी तरफ से इक्वली लाइकली नहीं कह सकते या इक्वी प्रोबेबल इवेंट्स नहीं हो सकते। For this reason, it is necessary to look at the probability distribution of the random variable, which is a listing of the possible outcomes with the associated probability those outcomes। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जितनी भी इवेंट्स होंगी, हमारे पास जितनी भी इवेंट्स होंगी हम उन सबको इसमें प्रोबेबिलिटी एसोसिएट कर देते हैं। हमारे पास जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, जितने भी आने के चांसेस होते हैं, हम सबको क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी असाइन कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, यहाँ पर एक दिया हुआ है एक्सपेक्टेड वैल्यू हम निकाल रहे हैं। क्या, एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रैंडम वेरिएबल इज इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू और मीन। इसकी क्या है, मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू। याद रखिएगा, अगर इसका न्यूमेरिकल आता है तो आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप इसका क्विक आंसर दे पाए। जैसे अगर हम पूछे उसमें 3 बार के डाइस थ्रो में, 3 बार के डाइस थ्रो में 1/6 आने की संभावना बताइए। 3 बार के डाइस आने में जो आप डाइस थ्रो करते हैं तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो अगर आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा तो क्या होगा, आप जल्दी निकाल देंगे। अगर कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं होगा तो फिर आप कंफ्यूज। एक तो पहली बात आपको यही आना चाहिए कि आप इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो जब हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन अगर एक एक नंबर में पूछेंगे तो आप जैसे 30 सेकंड का है क्वेश्चन, आप 30 सेकंड आपके पास टाइम है, तो आपको क्या है 3 बार जब डाइस थ्रो करेंगे तो 3 बार के चांसेस आपके टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं, आपको तो पहले ये पता होना चाहिए। फिर उसमें से आपको 6 आए, ये मतलब कि आपके फेवरेबल आउटकम हो गए और डिवाइडेड बाई आपके टोटल आउटकम हो गए, तो जो भी आएगा वो आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये चीज़ पता नहीं है तो फिर आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, तो इस तरह से कैलकुलेशन आपकी थोड़ा सा स्ट्रांग होनी चाहिए, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैंडम वेरिएबल इज इट्स एक्सपेक्टेड वैल्यू और मीन। ठीक है ना, हम यहाँ पर एक जो डाइस होती है उसी का एक मीन वैल्यू निकाल रहे हैं। रिकॉल दैट द एक्सपेक्टेड वैल्यू इज अ वेटेड एवरेज ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये मीन क्या है, ये आपके जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उनका वेटेड एवरेज है। वेटेड एवरेज अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हो तो उसमें कैसे निकालते हैं, x1 w1 प्लस x2 w2 अपॉन x2 w3। हालांकि कोई जो नंबर होता है उसका वेट कितना होता है उसका मल्टीप्लाई करते, जितने भी इस तरह से होते हैं सबको आप मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं और डिवाइडेड बाय जो टोटल वेट होता है आप उससे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ऐसे करते हैं ना। तो ये आपका वेटेड एवरेज है, वेयर द वेट्स आर द ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ पॉसिबल आउटकम। अब देखिए, यहाँ पर हम एक एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे हैं, क्या, इस बात के लिए कि हम एक फेयर डाइस को रोल कर रहे हैं। द एक्सपेक्टेड वैल्यू डिनोटेड बाय ई ऑफ द आउटकम व्हेन ए फेयर डाइस इज रोल्ड इज। हम एक डाइस है उसको रोल कर रहे हैं तो क्या आ सकता है और उसका मीन वैल्यू क्या होगा या उसका वेटेड एवरेज क्या होगा। एक आने का पॉसिबल वैल्यू कितनी है, 1, वैल्यू है 1, पॉसिबिलिटी उसकी कितनी 1/6, ठीक है ना। तो पॉसिबिलिटी इनटू वैल्यू, ये क्या हो गया, वेटेड, ये पूरा इसका वेट हो गया, प्लस 2 आने की पॉसिबिलिटी, वैल्यू 2, पॉसिबिलिटी 1/6, 3 आने की पॉसिबिलिटी, वैल्यू 3, प्रोबेबिलिटी 1/6। तो ऐसे ही 4, 5, 6, ये हमारे पास क्या है, टोटल वेटेड एवरेज आ जाएगा हमारे पास, ये टोटल वेटेड एवरेज आ जाएगा। तो देखिए कितना आएगा, सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, तो 1/6 प्लस 2/6 प्लस 3/6 प्लस 4/6 प्लस 5/6 प्लस 6/6, ऊपर जोड़ दीजिए और नीचे आप जो है 6 से डिवाइड कर दीजिए, 3, 3, 6, 4, 10, 15 और 21, तो 21/6
6, 3 से आप इसको डिवाइडेड कर दीजिए तो 7/2, 7/2 का मतलब 3:1/2। ये क्या है आपका, ये है आपका वेटेड एवरेज, ये है आपका वेटेड एवरेज, या इसी को बोलेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू, या इसी को बोलेंगे हम मीन, हम इसी को मीन भी बोलेंगे। अभी हम आगे एक न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो उसमें देखते हैं इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। द प्राइमरी डिसीजन क्राइटेरियन इन एन एनवायरमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय रिस्क इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू। जो हम जो रिस्क का वैल्यू निकालते हैं डिसीजन मेकिंग एनवायरनमेंट में रिस्क का, वो है आपका क्या, अरे वो है आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक, अब हम इसका एक फॉर्मूला देखते हैं, हम इसका फॉर्मूला देखेंगे और फिर इसका हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। फॉर्मूले में देखिए क्या है, द क्राइटेरियन कैन सिंपली बी स्टेटेड एज, जो आपका मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू का एक क्राइटेरिया निकाला उसका फॉर्मूला ये रहा, क्या एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल टू P1, मतलब कि प्रोबेबिलिटी 1 प्लस यहां पर आपका P1 x1 होगा, यहां पर P1 x1 प्लस P2 x2 प्लस P3 x3, मतलब कि जितनी भी आपकी वैल्यूज हैं उनके चांसेस, मतलब उनकी प्रोबेबिलिटी से उनका मल्टीप्लाई कर दें और उसका सम कर दें, तो क्या हो जाएगा आपका समेशन ऑफ पी आई एक्स आई। अब यहाँ पर आई की वैल्यू 1 to n कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो जो आपका रिस्क क्राइटेरिया जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो किस तरह से निकलेगा, समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई। ठीक, अब देखिए रिस्क एनालिसिस, हम इसको देखें, मैनेजर्स हु फॉलो दिस अप्रोच एनालाइज द साइज एंड नेचर ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व इन चूजिंग ए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन। जब मैनेजर इस अप्रोच को फॉलो करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें किस तरह का रिस्क है, किस एक्शन में कौन सा रिस्क है, इस बात का थोड़ा वो ध्यान रखते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। क्या, एनालाइज द साइज एंड नेचर ऑफ द रिस्क, उसमें कितना रिस्क है और वो किस तरह का रिस्क है, मतलब उसमें क्या चांसेस निकालते हैं कि हमारे इसके सक्सेस होने के चांसेस कितने हैं, या फेलियर होने की जस्ट उससे उतना को 1 माइनस कर दीजिए वो फेलियर होने के चांसेस निकल आएगा। ठीक, फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए वाइल लॉन्चिंग ए न्यू प्रोडक्ट, मान लीजिए आपको एक कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो अब उसको देखिए मैनेजर को क्या एनालाइज करना पड़ता है, ए मैनेजर हैज टू केयरफुली एनालाइज ईच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स, द कॉस्ट ऑफ लॉन्चिंग द प्रोडक्ट, its production cost, the capital investment required, the price that can be set for the product, the potential market size and what percent of the total market is will present। अगर कोई भी मैनेजर या टॉप मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होता है अगर एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो उसमें कौन कौन सी चीजों को एनालाइज करना पड़ता है, पहले तो उसकी कॉस्ट, उसकी जो प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं उसकी कॉस्ट, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट, उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना कैपिटल लगेगा उसमें, उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, जहां पर हम लॉन्च कर रहे हैं उस मार्केट का साइज क्या है, उस मार्केट का साइज हमारे लिए उस मार्केट में चांसेस क्या है, ये सारा सब कुछ देखना पड़ेगा, सारा सब कुछ। तो क्या है, ये आपके पास सारे वेरिएबल्स हैं। अब इसमें से सारे वेरिएबल्स को आप क्या है, इनकी कुछ वैल्यूज हैं डिसाइड कर दी और इनमें सक्सेस होने के या फेलियर होने के चांसेस आप लगा दीजिए, तो आपका क्या है टोटल वैल्यू या आपका वेटेड एवरेज या आपका मीन निकल करके आ जाएगा। अब देखिए इसको निकालते कैसे हैं, यूज द इंफॉर्मेशन यू हैव टू असाइन योर बिलीफ कॉल्ड सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटीज रिगार्डिंग ईच स्टेट ऑफ द नेचर। जितने भी आपके स्टेट ऑफ नेचर है, मतलब कि जितने भी आपके पॉसिबिलिटी कंडीशन है, जितने भी कंडीशन है उनको क्या करना है, आपको प्रोबेबिलिटी असाइन कर देनी है, आपको उनको प्रोबेबिलिटी असाइन कर देनी है। ईच एक्शन हैज ए पे ऑफ एसोसिएटेड विद ईच स्टेट ऑफ नेचर, और हर एक्शन का मतलब कि जैसे अपने जो कॉस्ट है ये सब उनका क्या है, इनका एक वैल्यू है, पे ऑफ का मतलब है उनसे एक वैल्यू एसोसिएटेड है। ऊपर क्या है, हर स्टेट ऑफ नेचर के लिए आपने
क्या किया हुआ है, प्रोबेबिलिटी असाइन की हुई है। नीचे हर स्टेट ऑफ नेचर जो उसमें एक हर कंडीशन में जो आपकी जो एक्टिविटी है उसके लिए क्या है, आपने वैल्यू असाइन की है। We compute the expected payoff, also called the return for each action। हम क्या करेंगे, उसमें से उस प्रोबेबिलिटी का और जो एक्सपेक्टेड पे ऑफ है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसको ऐड कर देंगे, उसका सम निकाल देंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सम ऑफ एक्स ए एस इंटू पी एस। पी एस का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट ऑफ नेचर और एक्स ए एस का मतलब है जो आपका एक्शन है उसका पे ऑफ, उसका पे ऑफ उस स्टेट ऑफ नेचर में उस एक्शन का पे ऑफ। नाउ वी एक्सेप्ट द प्रिंसिपल दैट वी शुड मिनिमाइज और मैक्सिमाइज द एक्सपेक्टेड पे ऑफ। अब हमें क्या है, अब हमें ये निकालना है कि जो मिनिमाइज या मैक्सिमाइज जो भी आता है। नाउ एग्जीक्यूट द एक्शन विद मिनिमाइज और मैक्सिमाइज। तो हम देखिए अगला जो एक एग्जांपल ले रहे हैं उसी के कैलकुलेशन से ले रहे हैं। देखिए हमारे पास 5 स्टेट ऑफ नेचर है। इफ द डिसीजन मेकर analyzes the expected value of each of the action, he arrives at the decision to select the option which is having the highest expected value। अगर वो डिसीजन लेता है, एनालाइज एक्सपेक्टेड वैल्यू को क्या करता है, एनालाइज करता है जो डिफरेंट डिफरेंट उसके पास कोर्स ऑफ एक्शन है, तो ही अराइव्स एट द डिसीजन टू सेलेक्ट द ऑप्शन। तो क्या करेगा, जिसमें अगर प्रॉफिट के लिए वो कैलकुलेट कर रहा है तो जिसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी वो उसको क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। यहाँ पर देखिए S1, S2, S3, S4, S5 ये क्या है, आपके स्टेट ऑफ नेचर। ये क्या है, स्टेट ऑफ नेचर का मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हैं। दीज आर द डिफरेंट कंडीशंस, ठीक। और इन डिफरेंट कंडीशंस में ये है, जैसे जो पहली एक्टिविटी है अगर फर्स्ट कंडीशन में करते हैं तो आपको उसका जो पे ऑफ है 500 रुपये, दूसरे में भी 500, तीसरे में भी 500, चौथे में भी 500, पांचवें में भी 500, ठीक। जो दूसरी कंडीशन है, जो दूसरी कंडीशन है, पहली कंडीशन में उसका पे ऑफ 200 है और लास्ट की जो कंडीशन है उसमें 550 है। जो तीसरा एक्शन है, जो तीसरी एक्टिविटी है उसमें फर्स्ट वाली स्टेट ऑफ नेचर पहली फर्स्ट कंडीशन में आपका -100 है, दूसरे में आपका 250 है और तीसरे चौथे पांचवें में आपका 600 है। तो ये क्या है, आपके पे ऑफ दिए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट। आपके पास S1, S2, S3, S4 ये डिफरेंट स्टेट ऑफ नेचर, ये आप कंडीशन कह लीजिए, और ये एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज का डिफरेंट डिफरेंट स्टेट ऑफ नेचर या कंडीशन में पे ऑफ दिया हुआ है, ये आपका पे ऑफ दिया हुआ है। आगे देखते हैं, अब हमें क्या करना है, जो अलग अलग स्टेट ऑफ नेचर हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज दी हुई है, जो अलग अलग स्टेट ऑफ नेचर है उनकी प्रोबेबिलिटीज दी हुई है। जैसे S1 में S1 की प्रोबेबिलिटी है कितनी, 0.13, 0.13। S2 की प्रोबेबिलिटी है 0.25, S3 की प्रोबेबिलिटी है 0.30, S4 की प्रोबेबिलिटी है 0.22 और S5 की प्रोबेबिलिटी है 0.10। याद रखिएगा, जब भी कभी अगर आपकी प्रोबेबिलिटी दी हो, अगर आपकी प्रोबेबिलिटी दी हो तो उनका सम जो है पूरा कितना 1 के इक्वल होना चाहिए, उसका सम पूरा 1 के इक्वल होना चाहिए 100%, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए S1 में 0.13, 0.25, 0.30, 0.22 और 0.10 ऐड करेंगे तो इस सबकी पूरी टोटल वैल्यू 1 आएगी। देखिए 3, 5, 8 to 10 इसकी 0 रखेंगे डिजिट फर्स्ट यूनिट और इसका कैरी कितना आएगा 1, ठीक। अब इस 1 कैरी को हम ऐड कर रहे हैं 1, 1, 2, 2, 4, 4, 3, 7, 7, 2, 9 और 9, 1, 10, ठीक। तो आपका 10 आएगा, तो ये क्या 1, 0, 0 आ जाएगा, डेसिमल 2 पॉइंट बाद तो कितना 1 आ जाएगा, ये मतलब कि टोटल 100%। ये आपका वैल्यू की प्रोबेबिलिटी की हमेशा 1 होनी चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब जो इसकी वैल्यू है हम इसको थोड़ा ऊपर से निकाल रहे हैं। कैसे, ये जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी दी है 0.13, ये कहाँ से, हम इसके ऊपर वाली टेबल देखते हैं, ये इनकी हम डिफरेंट डिफरेंट ये लिखते हैं। जैसे 0.13 है, 0.13 इंटू 500, ठीक। फिर प्लस
0.25 इंटू 500, 0.30 इंटू 500, 0.22 इंटू 500, 0.10 इंटू 500। तो इसमें से जो आपका A1 का एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी वो आएगी 500। इसको जरा मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। स्क्रीन शेयर में पूरा फुल कर रहा हूँ। और मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। इसको जो है हम कैलकुलेट करते हैं किसमें, एक्सेल में, ताकि हम उसको फार्मूला अप्लाई कर सकें और हम उसको जल्दी कैलकुलेट कर सकें। ठीक, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 500 इंटू 0.13 प्लस 500 इंटू, फिर कितना है यहाँ से बार बार देखना पड़ेगा, 0.25 प्लस 500 इंटू 0.30 एक प्लस 500 इंटू 0.22 प्लस, इसमें फॉर्मूला काम करेगी कि नहीं तो देखना पड़ेगा, 500 इंटू 0.10। ठीक, 13, 25, 30, 22 और 10, ये ना 13, 25, 30, 22 और 10। ठीक, अब मैं यहाँ पर जरा इसको फॉर्मूला अप्लाई करके देखता हूँ इसमें लगेगा कि नहीं। ये मैंने किया और इसको यहाँ से एंटर कर दिया। ये देखिए, ये आपका आ गया 500, ये आपका आ गया 500। ठीक, एक और हम दिखा देते हैं, एक और कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद आपको सारी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। H2 वाले में देख लेते हैं, ये A2 एक्शन का हमारे पास कितना एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रही है। तो ठीक, हमें इसकी वैल्यूज देखनी पड़ेंगी कहां से, टेबल से। पहले में कितना है 200, तो 200 इंटू 0.13 प्लस कितना 550 है सर, हाँ 550, बात के साथ 550, तो 550 और इंटू कितना है, ये टेबल ये वाली है, इसमें है 0.25, फिर प्लस 550 इंटू 0.30 प्लस 550 इंटू 0.22 प्लस 550 इंटू 0.10, ये आ गया। ठीक, ये हमारे पास आ गया 1 2 3 4 5। ठीक, मैं यहाँ पर इसको इक्वल टू लगा करके फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ और देखते हैं जरा इसकी क्या वैल्यू आती है। दैट इज, ये देखिए, इसका मैं थोड़ा सा अभी इसको और बड़ा कर देता हूँ, 504.5 आपका ये आ गया 504.5। ठीक, ये देखिए आ गया यहाँ पर आपका 504.5। ऐसे ही आपके एक्शन 3 के लिए 421, एक्शन 4 के लिए आपका 233.50 और एक्शन 5 के लिए आपका माइनस का 331.50। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर हम प्रॉफिट के लिए इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम कौन सा एक्शन सेलेक्ट करेंगे, A2। हम यहाँ पर जो सेलेक्ट एक्शन A2 है वो सेलेक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सबसे मैक्सिमम पे ऑफ हो रहा है। देखिएगा यहाँ पर, however the difficulty with the expected value criteria that on the basis of it one cannot always make an ambiguous decision. If, for instance, the probabilities or the payoff were changed such that A2 and A3 had the same expected value of rupees 504.50, अभी तो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि हमारे पास A2 जो एक्शन है उसका आ गया है 504.50,
ठीक। अब अगर हमें अभी यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है कि हम एक्शन A2 को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर कभी मान लीजिए कि इस तरह से हो जाए कि दो एक्शन ऐसे हैं या तीन एक्शन ऐसे हैं जिनकी सेम वैल्यू आ जाए, यहाँ पर जैसे देखा है, मान लीजिए सो दैट A2 एंड A3 हैव द सेम एक्सपेक्टेड वैल्यू, कितना 504.50, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द डिसीजन मेकर। तो ये डिसीजन मेकर के लिए क्या बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा क्या कि इसमें हमें कौन सा सेलेक्ट करना है। उस कंडीशन में हम क्या देखेंगे, it would be difficult to measure the degree of risk associated with each action and thus arrive at a clear cut decision। तो उस सिचुएशन में हमको क्या है बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है सेलेक्ट करने में। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके साथ साथ रिस्क को भी मेजर करना पड़ेगा, हमें इसके साथ साथ रिस्क को भी निकालना पड़ेगा कि मान लीजिए कि दो हैं A2 और A3, दोनों में आपका जो एक्सपेक्टेड पे ऑफ है वो आ रहा है 504.50, 504.50। तो अब आप किसको सेलेक्ट करेंगे, दोनों बराबर है। तो अब इस कंडीशन में आपको क्या देखना पड़ेगा, रिस्क। आप जो है रिस्क निकालेंगे कि रिस्क किस में ज्यादा है, A2 में या A1 में, ठीक है ना। तो हम रिस्क के लिए एक फॉर्मूला यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये दिस इज द आपका फॉर्मूला फॉर रिस्क। कौन सा, सिग्मा एक्स इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्सपेक्टेड एक्स और इस पूरे का होल स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एक्स आई। ये आपका क्या है, इस फॉर्मूले से आप रिस्क निकाल लेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। आप रिस्क इसमें किसका, A1 का भी निकालेंगे, A2 का और A3 का, जिसमें दोनों सेम आ रहे हैं। तो अब जिसमें रिस्क ज्यादा होगा आप उसको हटा करके जिसमें रिस्क कम होगा आप वो वाला सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से आप इसको रिस्क का मेजरमेंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, हमारे पास दो प्रोजेक्ट है, एक A है और एक B है, दोनों के कैश फ्लो दिए हुए हैं। याद रखिएगा आगे आप जब जाएंगे तो उसमें क्या बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी इसी तरह के सवाल आएंगे कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपके पास दो प्रोजेक्ट है, एक A है और एक B है, ठीक। दोनों के आपके कैश फ्लो दिए हुए हैं। अब ये इनफ्लो आउटफ्लो नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर कैश फ्लो दिए हुए हैं प्रोजेक्ट A में और प्रोजेक्ट B में, और दोनों की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, उनके जो प्रोबेबिलिटी दी है वो दी हुई है। तो हमें ये बताना है कि कौन सा प्रोजेक्ट हम सेलेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट A या प्रोजेक्ट B। तो हम मान के चलते हैं कि हमें क्योंकि सेलेक्ट करना है प्रोजेक्ट को, तो हम ये माने कि हम इसको जो फ्लो हैं ये इनफ्लोज हैं, ये हमारे इनफ्लोज हैं, मतलब कि हमें इससे रिटर्न मिल रहा है, तो जो हमें ज्यादा रिटर्न देगा हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके इन दोनों की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2000 इंटू 0.10 तो 200 और 2500 इंटू 0.10 तो 250। हमने क्या किया, इस तरह से प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके दोनों की एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकाली, ए और बी की, ठीक। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे जरा। दोनों को ऐड करने के बाद क्या होगा, हमारे पास इसकी वैल्यूज आ जाएंगी, हमारे पास इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। देखिए क्या आई, ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या निकालना है, किसमें रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व है, किसमें रिस्क ज्यादा इन्वॉल्व है। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू पहले वाले प्रोजेक्ट की आई है 3000 और दूसरे की आई है ये 3450 रुपये। अब ये कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिए सही है या गलत, मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन मैं एक तरह से बता रहा हूँ। ये आपकी जो प्रोजेक्ट ए है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है ये, और जो दूसरा प्रोजेक्ट है बी उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है ये। हमें क्या निकालना है, दोनों का रिस्क, हमें निकालना है दोनों का रिस्क। तो रिस्क कैसे निकालेंगे, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब कि कैसे, इसका हम निकाल लेंगे 2000 माइनस 3000, तो यहाँ पर क्या माइनस का 1000 आएगा। अभी बता रहे हैं किस तरह से, ये सब जो प्लस माइनस वाले हैं
इसका जो भी आएगा हम इसको स्क्वायर कर देंगे, मतलब कि x माइनस ई वी एक्स का होल स्क्वायर। क्योंकि हमें यहाँ पर स्क्वायर करना था इसलिए हमने यहाँ पर माइनस को कंसीडर नहीं किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 1000 का स्क्वायर 10 लाख 1 मिलियन, फिर 500 का, फिर 0 का, फिर ये हमने क्या किया x माइनस ई वी एक्स एक्सपेक्टेड वैल्यू का इसका होल स्क्वायर वो निकाल लिया। प्रोबेबिलिटी सबकी दी हुई है, इसका क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैं जरा आपको पीछे दिखा रहा हूँ, ये रहा आपका रिस्क का फॉर्मूला, क्या है x माइनस एक्सपेक्टेड x इसका होल स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया x माइनस ई वी एक्स निकाला उसका होल स्क्वायर और फिर ये पी एक्स आई से हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास आ रही है सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी 3 लाख, और यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 10 लाख कितना, ये कुछ ज़्यादा ही आ रही है जो भी आ रही है, ठीक 1,02,22,500 ये आपकी इसकी वैल्यू आ रही है। अब आपको क्या करना है, दोनों का स्क्वायर रूट निकाल देना है, दोनों का स्क्वायर रूट निकाल देना है, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो देखिए एक का आ रहा है 547.7 प्रोजेक्ट ए का, और प्रोजेक्ट बी का आ रहा है 3197.3। ठीक, ये क्या है आपका रिस्क का, ये आ रहा है आपका डेविएशन। अब यहाँ पर देखिए दस द प्रोजेक्ट बी हैज ए हायर ईएमवी बट इट इज रिस्की। आपका प्रोजेक्ट है उसकी जो एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू है वो ज्यादा आ रही है, लेकिन आपका उसमें रिस्क भी ज्यादा है, उसका रिस्क भी ज्यादा है। और ए में क्या है, ए में आपका एक्सपेक्टेड कम है लेकिन उसमें रिटर्न भी कम है, उसमें एक्सपेक्टेड कम है और रिस्क भी कम है। तो यहाँ पर इवन इफ द रिटर्न्स फ्रॉम प्रोजेक्ट बी आर हायर ऑन एवरेज देन दैट ऑफ ए द फॉर्मर एग्जिबिट्स ग्रेटर वेरिएबिलिटी हेंस इट इन्वॉल्व्स मोर रिस्की। अब यहाँ पर अब आपको सेलेक्ट करना है कि आपको ज्यादा रिस्की प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है या आपका कम रिस्की प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। ठीक, तो फिर इस केस में क्या है, आप चाहें तो फिर क्या और इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकाल सकते हैं। इन सच ए सिचुएशन वी कैन नॉट कंपेयर द टू प्रोजेक्ट्स सो इजीली बाय यूजिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर। हियर ए न्यू मेजर ऑफ रिलेटिव रिस्क नोन एज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब इसका मतलब कि किसमें वेरिएशन ज्यादा है, तो हम वेरिएशन भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। देखिए पहले आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली, उससे आपको आइडिया नहीं लगा, आपने उसका बाद स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क निकाला, उससे भी आपको अब आइडिया नहीं लग रहा, तो आप क्या करेंगे, आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल रहे हैं, आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल रहे हैं। कैसे, जो आपके सिग्मा की वैल्यू आई है उससे आप एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू जो ईएमवी है उससे डिवाइड कर दीजिए। ईवी का फॉर्मूला होता है एच डी अपॉन एक्स बार, ठीक है ना, एक्स बार आपका मीन होता है। तो देखिए सिग्मा डिवाइडेड बाई ईएमवी करेंगे तो प्रोजेक्ट ए के लिए ये कितना आ रहा है 0.183 और बी के लिए आ रहा है 0.297, बी के लिए आ रहा है 0.297 प्रोजेक्ट के लिए। मतलब कि जो प्रोजेक्ट बी है उसमें वेरिएबिलिटी ज्यादा है, मतलब उसमें वेरिएबिलिटी ज्यादा है, और प्रोजेक्ट ए में वेरिएबिलिटी कम है, इसमें वेरिएशन कम है प्रोजेक्ट ए में। तो आप फिर क्या है, इसका मतलब कि जो बी है वो ज़्यादा रिस्की है प्रोजेक्ट ए की तुलना में, और उसका रिटर्न भी है, तो